जी गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चैप्टर नंबर 6, फर्स्ट यूनिट थी आपके पास। हमने इसकी वेटेज भी देखी, ठीक ठाक है, जब आता है तब तो ठीक है, 10 मार्क्स तक आ जाता है। 5 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन 10 मार्क्स का 2 बार आ चुका है, तो सर्टेनिटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आता है तो बहुत सिंपल चैप्टर है, इस वजह से कर लेना है। हमने कहा बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते क्या हैं। तो अगर कोई पर्सन क्रेडिट पर सेल करता है, देखो कैश पे किया तो तुरंत कैश आ गया, तब तो कोई रिस्क है ही नहीं। बट अगर क्रेडिट पर सेल करता है तो उसके पास रिस्क होता है कि पता नहीं पैसा आएगा या नहीं आएगा। तो वो अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए एक एडिशनल एविडेंस चाहता है। तो वो रिटर्न में सामने वाली पार्टी को, कौन लिखता है बिल, जिसको पैसा देना है या लेना है, लेना है, मतलब सेलर लिखेगा। और जो लिखता है उसको अपन क्या कहते हैं फिर, ड्रोअर। तो क्रेडिटर लिखता है जिसको पैसा लेना है, सेलर, क्रेडिटर या ड्रोअर। वो बिल लिखेगा और उसमें क्या करेगा, सामने वाली पार्टी को अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, कोई कंडीशन नहीं होगी कि पैसा हो तो दे देना, नहीं, क्लियरली डायरेक्ट करेगा कि आप मुझे इतने रुपए दोगे, एक पर्टिकुलर डेट पर दोगे। क्लियर है, फिक्स्ड अमाउंट एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद। 60 डेज में हो सकता है पीरियड, आपके पास मंथ्स में हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं हम, टर्म ऑफ द बिल। जो मंथ, जो ड्यूरेशन होती है उसकी, जो आपके पास कितने महीने बाद वो बिल मतलब पैसा देगा, दैट इज कॉल्ड टर्म ऑफ द बिल। तो अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे किया, अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, और ये पे करने मतलब इसको लिख कर अपने पास ही रख ले तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, इसकी वैलिडिटी है ही नहीं, क्योंकि ऐसे तो कोई कुछ भी लिख लेगा। तो इसकी वैलिडिटी कब बनेगी, ये वैलिड कब होगा, ये तब तक क्या है, ड्राफ्ट बिल। ये वैलिड जब होगा जब आपके पास यहां पर रोशन इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करके साइन कर देगा। उसके बाद में ये क्या बन जाएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इससे पहले क्या था, ड्राफ्ट बिल, इसके बाद क्या बन गया, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब है एक पार्टी जिसको पैसा लेना है उसके लिए तो बन गया बिल्स रिसीवेबल, जिसको पैसा देना है उसके लिए बन गया बिल्स पेबल। ठीक है, ये हमने बात कर ली थी। अच्छा, जो पार्टी एक्सेप्ट करती है उसको अपन क्या कहते हैं, ड्रॉई कहते हैं। जो पार्टी बिल लिख रही है उसको अपन क्या कह रहे हैं, ड्रोअर। जो पार्टी बिल लिख रही है वो क्रेडिटर है, सेलर है, ड्रोअर। जो पार्टी एक्सेप्ट कर रही है वो बायर, डेटर या ड्रॉई। तो आपको जो वर्ड है फोकस करना है, कभी भी बिल ड्रॉ किया है तो उसके लिए वो बीआर होगा, अगर किसी ने बिल एक्सेप्ट किया है तो उसके लिए वो बीपी होगा। फिर हमने कहा बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या, एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर। क्या तो उसी पर्सन को, या तो जिसको कह देगा, वैभव ने कह दिया कि नहीं ये पेमेंट जो है उदय को दे दो, तो उदय को मिल जाएगी। बात समझ में आ गई, मीन्स यहां पर ऑर्डर पे या बियरर पे, जिसके पास भी ये बीआर होगा उसको पे करना होगा। ये तीनों तरीके से कहीं पर भी पेमेंट हो सकती है। पार्टीज कितनी होती है आपके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, 3 पार्टीज होती है। कौन कौन सी, जो बिल लिख रहा है, जिसको पैसा लेना था, जो बिल लिख रहा है, ड्रोअर हु ड्रोज द बिल। दूसरा ड्रॉई हु एक्सेप्ट्स द बिल, जिसने बिल को एक्सेप्ट किया वो ड्रॉई, जिसको पैसा पे करना है। और तीसरी पार्टी क्या है आपके पास, पेई, जो पैसा रिसीव करेगा। और जो रिसीव करेगा वो खुद ड्रॉअर भी हो सकता है और कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। तो हु रिसीव्स रुपीज मे बी ड्रॉअर और एनी अदर पर्सन, जैसे बैंक हो सकता है इन केस ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल, एंडोर्समेंट के केस में एंडोर्सी हो सकता है, जिसको अपन ने राइट दिया है वो हो सकता है। तो यहां पर ड्रॉअर भी हो सकता है। तो ये तीनों केस हो सकते हैं आपके पास। टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कितने तरीके के बिल्स ऑफ एक्सचेंज है हमारे पास, 3 तरीके के हैं। कौन कौन से, बिल एट साइट, बिल आफ्टर साइट एंड बिल आफ्टर डेट। बिल एट साइट मतलब जब दिखाया जाएगा तभी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। इसमें कोई आपके पास टर्म ऑफ द बिल नहीं होता है, पीरियड स्पेसिफाइड नहीं होता इसका। तो हमने कहा यहां पर कोई ग्रेस पीरियड भी हम नहीं देंगे। तो पेबल ऑन डिमांड, नो ग्रेस डेज। जबकि आपके पास बिल आफ्टर साइट, देखने के बाद, तो सामने वाली पार्टी जब देखेगी, मतलब एक्सेप्ट करने के बाद से हम इसका जो टर्म होगा वो उसमें ऐड करना स्टार्ट करेंगे। 1 अक्टूबर को बिल लिखा, रोशन ने एक्सेप्ट किया 4 अक्टूबर को, तो ये कहां से काउंट होगा, 4 अक्टूबर से आपका टाइम पीरियड काउंट होगा। और इसमें ग्रेस पीरियड आपको 3 डेज बाय कन्वेंशन, इसका कोई लॉजिक नहीं है, पहले से देते आए तो अभी भी हम देंगे 3 ग्रेस डेज। तो ऐड कैसे करते हैं, मंथ में ऐड करने का तरीका क्या है, डायरेक्टली आप मंथ में ही ऐड कर दें। तो 4 अक्टूबर 22 प्लस 2 मंथ्स, तो ये सीधा 10 + 2 12 हो जाएगा। 4 दिसंबर, ये क्या आएगी आपके पास, ड्यू डेट। ड्यू डेट क्या होती है, बिफोर एडिंग ग्रेस डेज, प्लस 3 डेज ऐड कर देंगे ग्रेस डेज, तो आ जाएगा 7 दिसंबर 22 डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो ड्यू डेट एंड डेट ऑफ मैच्योरिटी में टेक्निकली 3 दिन का जो डिफरेंस है, कि बिफोर एडिंग
आपके पास में ग्रेस डेज ड्यू डेट है और आफ्टर एडिंग दैट इज डेट ऑफ मैच्योरिटी है। बिल आफ्टर डेट, बिल आफ्टर डेट, तो बिल आफ्टर डेट का मतलब हो गया कि जिस दिन जो डेट बिल पर लिखी हुई है, मतलब जिस दिन बिल लिखा गया है उस दिन से उसका टेन्योर जो है, उसका टर्म ऑफ द बिल जो है वो काउंट किया जाएगा डेट ऑफ ड्राइंग से, जिस दिन बिल को लिखा गया है। इसमें भी 3 दिन अपन ऐड करेंगे, डेट ऑफ ग्रेस डेज 3 ग्रेस डेज ऐड करेंगे। जैसे 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, जिस दिन बिल लिखा गया है उस दिन 1 अक्टूबर में 2 महीने ऐड करोगे तो दिस इज 1 दिसंबर प्लस 3 डेज 4 दिसंबर, ये आपके पास आ जाएगा। हाँ जी, एक्सेप्टेंस तो होगा, बिना एक्सेप्टेंस कैसे बात बनेगी? एक्सेप्टेंस के बाद इसमें टर्म नहीं है, टर्म ऑफ द बिल नहीं है कि ड्यूरेशन क्या है, बट जनरली ऐसा होगा नहीं, है ना, और हो भी सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि वो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। जब मांगेंगे पैसे तो देना पड़ेगा, जब पैसे दे देंगे तो बिल वापस कर देंगे। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ द डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो डेट ऑफ मैच्योरिटी के में आपको ध्यान क्या रखना है कि जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है उसको अपन एक्सक्लूड करते हैं, उसको काउंट नहीं करते, और डेट ड्यू डेट जो होगी उसको अपन इंक्लूड करेंगे। तो ड्यू डेट बिफोर एडिंग, अच्छा ड्यू डेट और डेट ऑफ मैच्योरिटी में जो डिफरेंस था वो भी आपको समझ में आ गया था। ड्यू डेट बिफोर एडिंग ग्रेस डेज और डेट ऑफ मैच्योरिटी दैट इज आफ्टर एडिंग 3 ग्रेस डेज। जब ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं तो एक्सक्लूड करते हैं डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को, इंक्लूड करते हैं ड्यू डेट को। मैंने आपको तरीका बताया अभी। 4 जनवरी 22 को अगर इसके अंदर आपको 60 डेज ऐड करने हैं तो जनवरी में टोटल कितने डेज होते हैं? 31। 31 माइनस जितनी डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है वो माइनस कर दो, -4, कितने बच गए? 27। अब कैलकुलेटर पे 60 माइनस 27 किया तो आ गया 33। अभी फेब में कितने हैं? 28, तो -28 क्या बच गया? 5 5 बच गया, तो 5 मार्च आ गया आपके पास में ड्यू डेट, प्लस 3 डेज ऐड कर दोगे, दिस इज 8 मार्च। कोई डाउट इसमें? ये मैंने कैलकुलेटर पे कैसे करना है वो आपको समझाया। फिर हमने बताया कि अगर टर्म ऑफ द बिल मंथ में हो एंड द टर्म ऑफ द बिल इज इन मंथ्स, जैसे आपने कहा 31 जनवरी 22, इसमें 1 मंथ का टर्म है तो 1 मंथ ऐड करोगे तो आएगा 31 फेब 22, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई ऐसी डेट है जो एग्जिस्ट नहीं कर रही है करस्पॉन्डिंग मंथ में, तो अपन क्या करते हैं? लास्ट डे ऑफ दैट मंथ, जो भी उस महीने का लास्ट डे होगा उसी को ही ले लेंगे। मीन्स यहाँ पे 28 फेब, अगर लीप ईयर होता ये तो अपन 29 फेब लेते, अभी 28 फेब ले लिया, दिस इज ड्यू डेट, प्लस 3 डेज इसमें ऐड कर देंगे, दिस इज 3 मार्च 22, डेट ऑफ मैच्योरिटी। बात समझ में आ गई? तो हमने क्या कहा? व्हेन टर्म ऑफ द बिल इज इन मंथ्स बट करस्पॉन्डिंग डे डज नॉट एग्जिस्ट, देन टेक लास्ट डे ऑफ दैट मंथ एज ड्यू डेट, उसमें लास्ट मंथ ले लो। फिर आ गया डेट ऑफ मैच्योरिटी। डेट ऑफ मैच्योरिटी अगर आपके पास पब्लिक डेट ऑफ मैच्योरिटी मतलब 3 दिन ऐड करने के बाद अगर वो आपके पास पब्लिक हॉलीडे आ रहा है, तो आपको क्योंकि पब्लिक हॉलीडे तो एडवांस में पता होगा कि इस दिन छुट्टी रहेगी, और हम तो 3 दिन ऑलरेडी एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना आपको, तो आपको और एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, आपको 1 दिन पहले पेमेंट करनी पड़ेगी। तो प्रीसीडिंग वर्किंग डे, अगर उससे पहले वाले दिन भी छुट्टी है तो उससे पहले वाले दिन आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। समझ में आया ना? क्योंकि ग्रेस डेज तो ऑलरेडी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम पीरियड ही तो है। ठीक है, तो पब्लिक हॉलीडे प्रीसीडिंग वर्किंग डे, जैसे 12 जून 22 में 2 महीने ऐड कर देंगे तो यह आ जाएगा 12 अगस्त प्लस 3 डेज 15 अगस्त, तो 15 अगस्त को आपके पास पब्लिक हॉलीडे है, इसका मतलब इसकी डेट क्या आ जाएगी आपके पास? डेट ऑफ मैच्योरिटी इज 14 अगस्त 22। बट अगर वो इमरजेंसी या सडन हॉलीडे हो, इमरजेंसी या सडन हॉलीडे हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपका नेक्स्ट डे, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा ना, उसने सोचा लास्ट डे पेमेंट करूंगा, रात को पता चला कल तो छुट्टी है, तो फिर वो पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में उसको हमें 1 दिन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 10 जून में 1 महीना ऐड किया तो कितना आ जाएगा? 10 जुलाई प्लस 3 डेज, दिस इज 13 जुलाई। अब ये आपके पास इमरजेंसी हॉलीडे हो गई तो 13 के बजाय 1 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, 14 जुलाई 2022। डाउट यहां तक? उसके बाद अपन ने ये कुछ केसेस की बात करी। हमने क्या कहा कि अगर वैभव ने गुड्स बेचे हैं रोशन को 1 लाख रुपीज में, तो एंट्री क्या हो जाएगी? वैभव अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा? सेल की। रोशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 लाख 1 लाख, और रोशन अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? परचेज की। परचेज अकाउंट डेबिट टू वैभव। ये तो समझ में आ गया कि ये क्रेडिटर है, तो इसकी बुक्स में ये क्रेडिटर बना लिया। रोशन ने कहा कि वैभव को पैसा देना है, और वैभव ने सोचा कि रोशन से पैसा लेना है, तो डेटर बना लिया अपना।
उसके बाद हमने क्या कहा कि ये बिल लिखेंगे, रोशन ने बिल सॉरी वैभव ने बिल लिखा, और ये बिल लिखकर आपके पास में रोशन को दिया। जब तक ये बिल दिया तब तक तो ये ड्राफ्ट बिल था, जैसे ही रोशन एक्सेप्ट करेगा वैसे ये क्या बन जाएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वैभव के लिए क्या बन जाएगा, ये बीआर, क्योंकि इस बिल के अगेंस्ट पैसा मिलेगा तो डेटर किस में कन्वर्ट हो गया, बीआर में। और रोशन के लिए अब क्रेडिटर किस में कन्वर्ट हो गया, बीपी में। ठीक है, ये बिल्स पेबल बन गया। तो हमने क्या कहा कि अब डेटर एसेट नहीं रहा, पैसा बिल के अगेंस्ट मिलेगा, तो बीआर को एसेट बनाया तो बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर, एसेट नहीं है तो टू रोशन। और यहां पर क्रेडिटर लाइबिलिटी नहीं है तो इसलिए वैभव डेबिट टू बीपी, या आप ट्रेडिशनल अप्रोच भी लगा सकते हैं, क्रेडिट द गिवर डेबिट द, सॉरी क्रेडिट द गिवर डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो देखो वैभव के पास क्या क्या ऑप्शन हैं इस बीआर को लेकर, चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है होल्ड टिल मैच्योरिटी, कि 2 महीने तक अगर उसको पैसे की जरूरत नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने पास बीआर रखेगा, जब रोशन पेमेंट करेगा तब आपके पास 2 महीने बाद पैसा रिसीव कर लेगा। अगर रोशन ने पेमेंट कर दी, दिस इज कॉल्ड ऑनर ऑफ द बिल, और रोशन ने पेमेंट नहीं करी तो डिस ऑनर ऑफ द बिल। पहला केस ही हो गया। अगर रोशन को पहले ही पैसे की जरूरत पड़ गई, अगर आज वैभव को मान लो 2 महीने पहले पैसे की जरूरत पड़ जाए, ऐसा हो सकता है कि आज ही जरूरत पड़े, अब रोशन के पास तो पैसा है नहीं, तो वैभव के पास क्या ऑप्शन है कि वो बैंक से क्या करा सकता है, डिस्काउंट करवा सकता है। बैंक के पास जाएगा और वैभव क्या कहेगा कि आपके पास में कि रोशन 2 महीने बाद मुझे पेमेंट करने वाला है, तो बैंक से कह रहा है कि आज आप मुझे पैसा दे दो, 2 महीने बाद आप रोशन से पेमेंट ले लेना। अब बैंक क्या करेगा, 1 लाख का बिल है तो क्या बैंक 1 लाख रुपए दे देगा वैभव को, नहीं, बैंक भी तो बीच में कमाएगा। तो बैंक क्या करेगा, 98,000 99,000 कुछ इंटरेस्ट चार्जेस डिडक्ट करने के बाद वैभव को पैसा दे देगा। तो ऐसी सिचुएशन में 2 महीने बाद, आज तो वैभव के पास पैसा आ गया तुरंत, 2 महीने पहले ही आ गया, और बैंक को कब मिलेगा रोशन से पैसा, 2 महीने बाद। तो देखो बैंक ने दिए कितने थे 2 महीने पहले, आज कितने दिए, 99,000 98,000 सपोज करो, 98,000 दिए, और 1 लाख रुपए कब मिल गए, 2 महीने बाद। तो बैंक ने 2 महीने में कितना कमा लिया, 2,000 रुपए। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो इसको बोलते हैं हम डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल, और ये जो 2,000 रुपए है इसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट चार्जेस। ठीक है, एक केस ये था। अच्छा, मैंने इसमें एक आपको ये भी बताया था कि वैभव को आज पैसे की जरूरत हो सकती है। अगर आज जरूरत है तो बैंक कितने महीने का इंटरेस्ट लेगा, 2 महीने का टेन्योर है तो 2 महीने का इंटरेस्ट लेगा। अगर वैभव को आज जरूरत नहीं है पैसे की, 1 महीने बाद जाकर जरूरत पड़ी, तो फिर वो बैंक 1 महीने का, कहने का मतलब जिस दिन डिस्काउंट कराते हैं उस दिन से लेकर ड्यू डेट तक आपके पास में जो भी पीरियड होगा उस पीरियड का ही इंटरेस्ट बैंक आपसे चार्ज करता है, डिस्काउंटिंग चार्जेस लेता है। ठीक है, सेकंड केस हो गया। तीसरा केस क्या है, एंडोर्समेंट। वैभव के पास बिल है, लेकिन वैभव से मान लो वैभव का कोई क्रेडिटर है समवन, कि वो उससे पैसे मांग रहा है। अब क्रेडिटर को क्या कह सकता है वैभव, भाई पैसा तो नहीं है लेकिन 2 महीने बाद रोशन मुझे पेमेंट देगा, तो ऐसा कर सकता हूं कि ये बीआर आप ले जाओ और 2 महीने बाद डायरेक्टली रोशन से पैसा आप ले लेना। तो ये तरीका हो सकता है। मीन्स अपना जो राइट था पेमेंट रिसीव करने का, अपना जो राइट था पेमेंट रिसीव करने का, वो किसको दे दिया, वैभव ने किसी थर्ड पर्सन को दे दिया, अपने क्रेडिटर को दे दिया। क्लियर है। तो यहां पर जो बिल को एंडोर्स कर रहा है इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट, राइट देने को बोलते हैं एंडोर्समेंट। जो राइट दे रहा है वैभव, जो राइट दे रहा है उसको बोलते हैं एंडोर्सर, जिसके फेवर में राइट दिया जा रहा है उसको बोलते हैं एंडोर्सी। क्लियर। बिल सेंट फॉर कलेक्शन, नेक्स्ट केस आ गया आपके पास। हमने कहा कि बिजनेस के अंदर ऐसे बहुत से बीआर आते रहते होंगे, तो हम इनकी ड्यू डेट्स याद रखें कि सबको कब कब याद दिलाना है, या बिजनेस पे फोकस करें। तो हमें तो बिजनेस पे फोकस करना है, तो ये फैसिलिटी हमें कौन दे देता है, बैंक दे देता है। बैंक कहता है आप हमारे पास बीआर भेज दो, उनकी ड्यू डेट्स याद रखकर हम जो भी ड्यू डेट होगी उस पर कलेक्ट कर आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर देंगे। इसको बोलते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन, कि हमने बैंक में भेज दिए और बैंक अब कलेक्ट कर लेगा ड्यू डेट पर और हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करवा देगा। तो ये 4 केसेस हैं आपके पास जो आपको इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझना है। ठीक है भाई, यहां तक अपन ने कर लिया था। आज अपने को इसके आगे स्टार्ट करना है। ड्यू डेट पे मैंने कहा था 2 केस बन सकते हैं कि पेमेंट या तो रिसीव होगी तो ऑनर ऑफ द बिल, पेमेंट रिसीव नहीं होगी तो डिसऑनर ऑफ द बिल। हाँ, इसके बाद मैंने बताया था आपको कि 1-2 केस और हो सकते हैं, रिन्यूअल का बताया था। हाँ, तो अगर 2 महीने बाद अगर सपोज करो कि रोशन के पास पैसा नहीं है, तो रोशन अप्रोच कर सकता है वैभव को कि
आपके पास में, मेरे पास पैसा नहीं है, तो क्या करें, एक महीना इसको नया बिल लिख दें, एक महीने का टाइम पीरियड मुझे और दे दें, तो उस केस में पहले वाला बिल डिसऑनर हो जाएगा और फिर नया बिल लिखा जाएगा। नए बिल में एक महीने का जो इंटरेस्ट होगा वो भी अपन इंक्लूड कर लेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है, जिसको बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ द बिल। और ऐसा भी हो सकता है कि रोशन के पास पैसे पहले ही आ जाए, 2 महीने से पहले ही आ जाए, तो रोशन पहले ही अप्रोच करके 1 महीने पहले ही पैसा दे रहा है वैभव को, तो उस सिचुएशन में वो डिस्काउंट डिमांड करेगा, और वो जो डिस्काउंट डिमांड करेगा इसको बोलते हैं रिबेट, है ना, रिटायरिंग ऑफ द बिल, इसको बोलते हैं रिटायरिंग ऑफ द बिल अंडर रिबेट। ठीक है, पहले ही पेमेंट आपने कर दी। हाँ जी, आइए केस नंबर 1 स्टार्ट करें अपन। होल्ड टिल मैच्योरिटी, होल्ड टिल मैच्योरिटी केस नंबर 1। नाम चेंज कर लेते हैं एग्जाम्पल में, ये भी करें, नहीं नहीं कुछ और नाम रखते हैं, नहीं यही चलता है, चलो इसी से चलते हैं अपन। तो वैभव ने बिल लिखा, रोशन, ये भी करेंगे। देखो, वैभव सोल्ड गुड्स टू रोशन फॉर ₹1,00,000। एग्जाम्पल सेम ही रहेगा पूरे थ्रू आउट। वैभव ने क्या एंट्री करी होगी बताओ जरा, सेल की एंट्री करी होगी, तो एंट्री क्या आ जाएगी आपके पास, रोशन टू सेल्स, यस, एक साथ करेंगे। और रोशन ने क्या एंट्री करी होगी, परचेज करी है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, खर्चा है रोशन के लिए, टू क्रेडिटर वैभव 1,00,000। इसके बजाय ऐसा करते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट, अब बिल लिखा वैभव ने, और ये बिल लिखकर किसको दे दिया, रोशन को। रोशन ने क्या किया, इस बिल को एक्सेप्ट कर दिया, साइन कर दिया। अब ये बन गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वैभव के लिए बीआर बन गया, तो बीआर अब एसेट बन गया, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रोशन, अब डेटर नहीं रहा, डेटर किस में कन्वर्ट होता है, बीआर में, टू रोशन 1,00,000, 1,00,000। और रोशन के लिए क्या बन गया अब, बीपी, तो एंट्री वैभव अब क्रेडिटर नहीं रहा, वैभव टू बिल्स पेबल। ये 2 एंट्रीज तो आप पहले भी कर चुके हैं। अब हम ड्यू डेट पर एंट्री करना सीखेंगे कि आपके पास ड्यू डेट पर क्या होगा। ठीक है, अब बात है ड्यू डेट की। ये तो हमने स्टार्टिंग में बिल लिख लिया, अब ड्यू डेट पर एंट्री क्या होगी, तो ड्यू डेट पर 2 केस हो सकते हैं। पहला केस है ओनर का, ओनर ऑफ द बिल, तो ओनर ऑफ द बिल का मतलब क्या हो गया, ड्यू डेट पर रोशन ने पेमेंट कर दी। अब सोचो, अगर रोशन ने पेमेंट करी है तो रोशन के लिए अब ये बीपी लायबिलिटी है या नहीं है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और पैसा जाएगा टू बैंक अकाउंट 1,00,000, 1,00,000। पैसा आएगा वैभव के पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बीआर अब एसेट नहीं रहा, इसके अगेंस्ट आपके पास बैंक में पैसा आ गया। अगर ड्यू डेट पर ओनर होता है आपके पास में, मीन्स पेमेंट हो जाए, तो ये एंट्री हो जाएगी। क्लियर। अब दूसरा केस क्या आता है आपके पास, डिसऑनर। दूसरा केस कौन सा आएगा अब आपके पास, डिसऑनर। अब डिसऑनर में 2 केस आते हैं, एक विदाउट नोटिंग चार्जेस और एक विद नोटिंग चार्जेस। पहले विदाउट नोटिंग चार्जेस की बात करते हैं, फिर विद नोटिंग चार्जेस की बात करेंगे। मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं कि ये नोटिंग ऑफ द बिल होती क्या है। अगर देखो, वैभव के पास बीआर है, वैभव रोशन के पास गया और उससे पैसा मांगा और रोशन ने पेमेंट नहीं दी, तो इस बात का एक एविडेंस होना चाहिए उसके पास कि मैंने तो पैसा मांगा था लेकिन मुझे पैसा मिला नहीं। तो वो खुद अगर ये काम करेगा तो उसका एविडेंस नहीं है, लेकिन अगर एक वो एडवोकेट को अपॉइंट कर ले या किसी थर्ड पार्टी को अपॉइंट कर ले
और उसको कहे कि जाओ रोशन के पास पैसा जाकर मांगो, तो वो एडवोकेट क्या करेगा, आपके पास बीआर लेगा, रोशन के पास जाएगा और रोशन से कहेगा पेमेंट करने को। रोशन मना करेगा तो रीजन पूछेगा कि आप क्यों मना कर रहे हैं, पेमेंट क्यों नहीं दे रहे, पैसा नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। तो जो भी रीजंस होंगे, अगर पेमेंट नहीं दे रहा है तो उस पे वो रीजन मेंशन करेगा बिल पे ही कि इस वजह से रोशन ने पेमेंट नहीं करी, और उस पर अपनी स्टैंप लगा देगा। तो जिसकी वजह से अब वो एक वैलिड एविडेंस बन जाएगा कोर्ट में कि अच्छा थर्ड पार्टी गई थी, मीन्स एडवोकेट गया है, एंड देन उससे पूछा तो रीजन इस रीजन की वजह से रोशन ने पेमेंट देने से मना कर दिया। क्लियर है? इसको अपॉइंट कौन कर रहा है? जिसके पास बीआर होता है। ध्यान से सुन लेना ये लाइन। इसके पास जो ये आपके पास एडवोकेट है या जो भी पर्सन है थर्ड पर्सन, उसको अपॉइंट कौन कर रहा है? जिसके पास बीआर होता है। तो नोटिंग चार्जेस पे कौन करेगा? वैभव ही पे करेगा अपने एग्जाम्पल में। जिसने अपॉइंट किया वही तो पे करेगा, लेकिन ये एक्चुअल में खर्चे हुए किसकी वजह से? रोशन ने पेमेंट कर दी होती तो प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो इसकी वजह से आपके पास में हुए, तो ये खर्चा किसका माना जाएगा? रोशन का ही खर्चा माना जाएगा। ये वैभव पे जरूर कर रहा है बट खर्चा रोशन का होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं कि हम थर्ड पार्टी को अपॉइंट कर रहे हैं, थर्ड पर्सन को, वो बिल लेकर जा रहा है, रीजंस लिखेगा, स्टैंप लगाएगा। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं नोटिंग ऑफ द बिल। और इसके लिए जो चार्जेस लेगा, वो कुछ तो फीस लेगा ना, उसको बोलते हैं अपन नोटिंग चार्जेस। क्लियर? पहला केस लेते हैं बिना नोटिंग चार्जेस के। ठीक है, तो बिना नोटिंग चार्जेस का क्या होगा कि यहां पर पेमेंट नहीं मिली है वैभव को। तो अब वैभव क्या कहेगा? पैसा अब किससे लेना है? पहले तो बीआर के अगेंस्ट लेना था, अब बीआर तो रहा नहीं, बीआर तो ड्यू डेट पर पैसा नहीं मिलेगा तो डिसऑनर हो जाएगा, तो बीआर एसेट नहीं रहेगा, तो बीआर को क्या करेंगे? अब क्रेडिट, कैंसिल करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे। और अब पैसा किससे लेंगे? आपके पास में रोशन से लेना है, मतलब डेटर से लेंगे। तो आपके पास एंट्री क्या हो जाएगी? रोशन डेबिट टू बीआर, बिल्स रिसीवेबल। पहले डेटर बीआर में कन्वर्ट हुआ था, अब पैसा नहीं मिला तो वापस अपन ने बीआर को डेटर में कन्वर्ट कर दिया, 1 लाख 1 लाख। ठीक है, तो इसकी जस्ट अपोजिट एंट्री हो गई। और यहां पर क्या होगा? अब बीपी लाइबिलिटी नहीं है, तो बीपी के तो लाइबिलिटी को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। और अब पैसा किसको देना पड़ेगा? सॉरी, डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट करना पड़ेगा लाइबिलिटी को कम करने के लिए, डेबिट करेंगे। ये इस एंट्री के चक्कर में हो गया। यहां पे देखो आप, ये वाली एंट्री, बीपी आपके पास क्रेडिट है, लाइबिलिटी थी। अब क्योंकि ये आपकी लाइबिलिटी ड्यू डेट पर आपने पैसा नहीं दे रहे हो बिल के अगेंस्ट, तो ये आपकी लाइबिलिटी नहीं रहेगी, और लाइबिलिटी को कम करने के लिए आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। अब आप किसको लाइबिलिटी बना लोगे कि पैसा किसको देना है? वैभव को। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपके पास? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू वैभव। देख लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। बहुत सिंपल है ये चैप्टर। और जो 10 नंबर में क्वेश्चन आता है वो भी मैं बताऊंगा। एक एकोमोडेशन बिल वाला आता है, वो भी आ चुका है। दिस ओनर विद नोटिंग चार्जेस। मैंने क्या बताया? नोटिंग, नोटेरी को नोटिंग चार्जेस, नोटेरी को अपॉइंट, जो थर्ड पर्सन उसको बोलते हैं नोटेरी। तो उस नोटेरी को अपॉइंट कौन करेगा? जिसके पास जिसके पास बीआर होगा वही अपॉइंट करेगा। तो उसको पे भी कौन करेगा? जिसके पास बीआर है, जिसने अपॉइंट किया है। लेकिन ये एक्चुअल में खर्चा किसका है? ठीक है, अब देखो, क्या ये अब आपका बीआर है, अब आपका एसेट रहा या नहीं रहा? नहीं रहा। तो एसेट को कम करने के लिए क्या कर दिया आपने? क्रेडिट। टू, क्या आपने पेमेंट करी है? यस, टू कैश। तो मान लेते हैं 1 लाख रुपए का ये था आपके पास बिल, और आपने 100 रुपए नोटिंग चार्जेस पे कर दिए। अब आपके पास ये पैसा क्या सोचेगा वैभव कि मेरे को ये कितने लेने थे? 1 लाख तो लेने ही थे। अब 100 रुपए जो नोटिंग चार्जेस के पे कर दिए वो भी किससे लेने हैं? रोशन से लेने हैं। तो रोशन को क्या बना लिया? अपना डेटर बना लेंगे। कितने अमाउंट से डेटर बनाएंगे? 1 लाख 100, 1 लाख 100 से। यहां पर रोशन क्या एंट्री डालेगा कि बीपी तो अब लाइबिलिटी नहीं रही, तो इस लाइबिलिटी को कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे। बीपी डेबिट, 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी ये थी जो कि नहीं रही,
लेकिन क्या नोटिंग चार्जेस रोशन का खर्चा है? यस। तो यहां क्या आ जाएगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। नोटिंग चार्जेस कितने रुपए का इसका खर्चा हुआ? 100 रुपए। और अब वैभव को कितने रुपए देने पड़ेंगे? टू वैभव 1,00,000। बताओ, क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये आपके पास कंप्लीट केस हो गया, जिसमें ऑनर भी आ गया, डिसऑनर भी आ गया, डिसऑनर में भी दोनों केसेस हो गए, है ना। जब आपको डिसऑनर पढ़ना है तो ये बीच वाली लाइन ऑनर ना पढ़े, डायरेक्ट पढ़े और ऐसे आप करें। तो ये तीनों केस मैंने अलग अलग बना दिए। ये दो एंट्री कॉमन है जो कि ऑलवेज होंगी। उसके बाद ओनर का केस है तो यहां तक हो जाएगा, डिसऑनर का केस है तो ये नहीं होगा, फिर इनमें से एक केस हो जाएगा। आप अगर इनको याद करेंगे तो ये कभी याद हो ही नहीं सकती है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आपको इनको लॉजिक से ही समझना पड़ेगा कि विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि हो क्या रहा है। मैंने क्या बताया, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिर मैंने बताया अगर पैसा मिल जाए तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, और अब बीआर हमारा एसेट नहीं होगा तो एसेट को कम करने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। इसके लिए क्या होगा, पैसा पे कर दिया तो बीपी लाइबिलिटी नहीं है, तो बीपी अकाउंट डेबिट टू, पैसा गया टू बैंक, तो बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। डिसऑनर हुआ तो पैसा नहीं मिला, बट ये जो बीआर है ये तो कैंसिल। अब बीआर हमारा एसेट नहीं है, अब हम पैसा किससे लेंगे वापस, रोशन से लेना है, तो रोशन अकाउंट डेबिट टू बीआर। और यहां पर बीपी अब लाइबिलिटी नहीं है तो बीपी डेबिट, और पैसा किसको देना पड़ेगा अब वापस, वैभव को ही देना है, तो टू वैभव। नोटिंग चार्जेस होंगे तो नोटिंग चार्जेस पे वैभव करेगा, रोशन अकाउंट डेबिट टू बीआर, कैंसिल करना ही करना है आपको ड्यू डेट पर, टू बीआर। और टू कैश, हमारे पास से कैश चला गया, नोटिंग चार्जेस का पे कर दिया। हमने 1,00,000 रुपए वैसे लेने थे, 100 रुपए नोटिंग चार्जेस के हमने पे कर दिए, जो कि हम किससे लेंगे, रोशन से लेंगे। तो रोशन से टोटल कितना लेंगे, 1,00,100। यहां पर वही हुआ, बीपी डेबिट, लाइबिलिटी 1,00,000 से बना रखी थी वो कैंसिल कर दी, 100 रुपए आपका नोटिंग चार्जेस का खर्चा है, और टू वैभव को कितने देने, 1,00,100। विजुअलाइजेशन है। इसके बाद केस नंबर 2, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। अब मैं एग्जाम्पल लिखने के बजाय मैं डायरेक्ट बुक्स में कर रहा हूं। वैभव एंड रोशन, वैभव ने गुड्स सेल करे तो एंट्री क्या हो जाएगी बताओ जरा। हाँ भाई, रिपीट करते जाओ। रोशन टू सेल्स अकाउंट 1,00,000, और रोशन के लिए परचेज की एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू वैभव, क्रेडिटर वैभव है, दिस इज 1,00,000। यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद बिल लिखा तो एंट्री क्या आ जाएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रोशन। रोशन अब डेटर को कन्वर्ट कर दिया आपने, डेटर एसेट नहीं है, अब बीआर एसेट है, दिस इज 1,00,000। और यहां पर एंट्री क्या होगी कि अब क्रेडिटर कन्वर्ट हो गया बीपी में, क्रेडिटर लाइबिलिटी नहीं है, तो वैभव डेबिट टू बीपी बिल्स पेबल, दिस इज 1,00,000। ठीक, यहां तक। इसके बाद देखो आप, अब पैसे की जरूरत पड़ गई किसको, वैभव को। तो वैभव क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा, और बैंक के पास जिस दिन जाएगा उस दिन बैंक से पैसा लेगा, लोन लेगा, तो पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, और बैंक कुछ पैसे डिडक्ट करेगा तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और अब वैभव के पास क्या नहीं रहेगा, पीआर नहीं रहेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो वैभव के पास से बीआर चला गया कितने का, 1,00,000। ये कभी अमाउंट चेंज नहीं होगा, ये तो जितने का था उतना ही ओरिजिनल रहेगा। उसमें से 98,000 रुपीज लोन दे दिया बैंक ने, और 2,000 रुपए इंटरेस्ट चार्जेस डिडक्ट कर लिए। अच्छा, वैभव ने डिस्काउंट कराया तो रोशन को इस बात से कोई मतलब नहीं है, तो वो अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं डालेगा। ठीक है, यहां तक। उसके बाद बात करते हैं, यहां तक तो हो गया, डेट ऑफ डिस्काउंट करा लिया। अब बात आएगी ड्यू डेट की। अब ड्यू डेट पे पहला केस, ओनर मतलब पेमेंट मिल गई, रोशन ने पेमेंट कर दी।
अब बताओ रोशन पेमेंट करेगा तो रोशन की क्या बीपी लाइबिलिटी है या अब कैंसिल हो जाएगी लाइबिलिटी? कैंसिल। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू पैसा गया टू बैंक अकाउंट। भैया बीपी लाइबिलिटी नहीं रही और पैसा पे करेंगे तो बैंक से कम होगा। दूसरी तरफ अब पैसा रिसीव कौन करेगा? बैंक करेगा। अच्छा, बैंक रिसीव करके क्या वैभव के अकाउंट में डिपॉजिट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वैभव को पैसा दे चुका है। तो अब वैभव की बुक्स में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। बताओ क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए आप, अगर आपके पास डिसऑनर हो जाए, डिसऑनर के केस में दो आ गए, विदाउट नोटिंग चार्जेस, विद नोटिंग चार्जेस। अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास विदाउट नोटिंग चार्जेस है तो ये बताओ, सोचना इस ट्रांजेक्शन को कि वैभव ने तो पहले ही बैंक से पैसा ले लिया था, अब बैंक को रोशन ने पेमेंट नहीं करी, तो अब बैंक किससे ले लेगा? वैभव के अकाउंट से डिडक्ट कर लेगा। बात समझ में आई? तो वैभव के अकाउंट से ये बताओ कितने रुपए डिडक्ट होंगे टू बैंक अकाउंट। बैंक को कितने मिलने थे रोशन से? 98,000 मिलने थे या 1 लाख मिलने थे? 1 लाख। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कई बार। बैंक ने वैभव को कितने दिए थे? 98,000। और रोशन से कितने लेने थे बैंक को? 1 लाख। अब रोशन ने क्योंकि 1 लाख रुपए पेमेंट नहीं करी बैंक को, इसकी वजह से बैंक किसके अकाउंट से डिडक्ट कर लेगा? वैभव के अकाउंट से कितने रुपए डिडक्ट करेगा? 1 लाख। बात समझ में आई? और अब ये पैसा किससे लेगा? वैभव पैसा किससे लेगा? रोशन से। तो रोशन को अपना क्या बना लेगा? डेटर। डेटर बनाने के लिए डेबिट। ठीक, इधर सोचते हैं रोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रोशन के लिए अब ये बीपी तो कैंसिल होना ही होना है। ड्यू डेट पर बीआर बीपी तो कैंसिल होते ही होते हैं आपके पास में। तो बीपी कैंसिल, बीपी लाइबिलिटी नहीं रही। अब पैसा किसको देना पड़ेगा? वैभव को देना पड़ेगा। अब वैभव को वापस अपना क्या बना लिया? क्रेडिटर बना लिया 1 लाख। पहली बात तो उतना लगाने की जरूरत नहीं ट्रेडिशनल में। बाकी दूसरी बात ये देखो कि बीपी कैंसिल हो गया आपके पास में, तो बीपी आप क्या लोगे उस हिसाब से? पर्सनल में या रियल अकाउंट में क्या लोगे बताओ? ये बीपी कैंसिल होगा मतलब एक तरीके से ये बीपी वापस लौटाना तो पड़ेगा। आपके पास डिसऑनर हो गया ना। बीआर बीपी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपस में ले रहे हैं और दे रहे हैं, समझ में आया? बाकी इसलिए इस पे रूल मत लगाओ, इसको मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कर लो, सिंपल रहेगा। और आपके पास ये आ गया डिसऑनर, कॉम्प्लिकेट हो जाता है ट्रेडिशनल कई बार, विद नोटिंग चार्जेस। देखो जरा, अब बात करते हैं नोटिंग चार्जेस के साथ अगर डिसऑनर हुआ है तो क्या होगा। अब सोचो, नोटेरी को अपॉइंट किसने किया होगा? बैंक ने, क्योंकि बीआर किसके पास है? बैंक के पास है। वैभव ने तो डिस्काउंट करा लिया, तो बीआर किसके पास है? बैंक के पास। तो नोटेरी को अपॉइंट किसने किया होगा? बैंक ने किया होगा। नोटिंग चार्जेस किसने पे करे होंगे? बैंक ने पे करे होंगे। अब बैंक तो पे कर रहा है, बैंक तो किससे ले लेगा? वैभव से ले लेगा। बताओ, बैंक तो किससे ले लेगा? वैभव से ले लेगा। और वैभव किससे लेगा? रोशन से ले लेगा। क्या बात समझ में आ गई? तो यहां पर देखते हैं कि बैंक कितने रुपए डिडक्ट करेगा, ये बताओ जरा। 1 लाख रुपए या 1 लाख प्लस नोटिंग चार्जेस 1,00,100। और वैभव किससे लेगा ये इतने ही रुपए? रोशन डेबिट कितना? 1,00,100। रोशन क्या एंट्री डालेगा कि लाइबिलिटी क्या नहीं रही? अब पीपी लाइबिलिटी नहीं है, 1,00,000 रुपीज। नोटिंग चार्जेस खर्चा है, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट कितने रुपए का खर्चा है? और अब पैसा किसको देना है? वैभव को। तो वैभव को क्रेडिटर बना लेते हैं 1,00,100। क्या प्रॉब्लम है? ये नॉमिनल अमाउंट होता है, हमने कुछ भी एग्जाम्पल ले लिया, आपके पास ऐसा ही होता है, 150 रुपये होते हैं। ठीक है, आज के ज़माने की बात नहीं कर रहे, वो अलग बात है।
500 लेगा तो 500, हमें क्या मतलब है, हम तो अकाउंटेंट है। 1 रुपए लेगा तो 1 रुपए, 10 लेगा तो 10 लिख देंगे, 5,000 लेगा 5,000 लिख देंगे, अपने को क्या दिक्कत है, अपने को तो एंट्री सीखनी है, मुनीमगिरी। बच्चा कह रहा है बताओ, अमाउंट की बात करेंगे। तुम तो ये भी कह दोगे कल को 1 लाख की गुड्स क्यों बेचे, है ना, इसमें अपना कुछ नहीं। तो कुछ भी ले लिया एग्जाम्पल, 1,000 भी ले सकते थे, 2,000 भी ले सकते थे, मोटी पार्टी हो तुम 10,000 भी ले सकते हो, ठीक है। हाँ जो मन करे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इस केस को अच्छे से देख लो, क्या था आपके पास में, ये डेट ऑफ जिस दिन डिस्काउंट कराएंगे उस दिन, ठीक है। पहले अपन ने कहा BRBP लिखने तक की एंट्री होगी, समझ में आ गई। अब डिस्काउंट कराने की बात दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। वैभव को पैसे की जरूरत है, तो वो बैंक के पास जाकर कह सकता है कि रोशन पेमेंट करेगा, आप रोशन से पेमेंट ले लेना, फिलहाल मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे पैसा दे दो। बैंक कहेगा ठीक है, हम आपको कुछ कम पैसे देंगे, ठीक है, मतलब वो इंटरेस्ट चार्जेस तो लेगा आपसे। हाँ तो मैंने क्या कहा कि वैभव को पैसे की जरूरत पड़ गई टाइम से पहले ही, ड्यू डेट से पहले ही, रोशन पैसा देता उससे पहले ही। अच्छा ये बताओ, ड्यू डेट पे डिस्काउंट कराने जाएगा क्या वैभव? जिस दिन रोशन से पैसा मिलना है उसी दिन वो बैंक के पास पहुंच गया, बैंक बैंक मुझे पैसे की जरूरत है, पैसा दो, ऐसा काम थोड़ी ना करेगा। तो हमेशा ड्यू डेट से पहले अगर जरूरत पड़ी तो आपके पास वैभव जो है वो बैंक के पास पहुंचेगा और बैंक से कहेगा लोन दे दो। अगर वो आज ही पहुंच गया, 2 महीने बचे हुए हैं, तो बैंक 2 महीने का इंटरेस्ट लेगा। 1 महीने बाद पहुंचा तो बैंक 1 महीने का इंटरेस्ट लेगा। 15 दिन तो उसके बाद 15 दिन का इंटरेस्ट लेगा। समझ में आ गई बात? और ड्यू डेट पर रोशन अब डायरेक्ट पेमेंट किसको कर देगा? बैंक को कर देगा। तो पैसा रिसीव, आज जब लोन लिया तो एंट्री क्या होगी, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट कुछ कम कटेगा कुछ पैसा, उसको इंटरेस्ट चार्जेस बोलते हैं, उसी को डिस्काउंटिंग चार्जेस कहते हैं, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। टू, अब हमारे पास से क्या चला गया, BR चला गया, दैट इज क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या BR अब हमारा एसेट नहीं रहा 1 लाख, इसको कोई मतलब नहीं है एंट्री से। ड्यू डेट पर रोशन पेमेंट करेगा बैंक को पेमेंट मिल जाएगी, हमसे कोई मतलब नहीं है, तो वैभव कोई एंट्री नहीं करेगा। रोशन क्या कहेगा कि पेमेंट कर दी है मैंने, तो अब BP मेरी लाइबिलिटी नहीं है, BP अकाउंट डेबिट टू बैंक, नॉर्मल एंट्री आ गई। अगर डिसऑनर हो जाता है तो बैंक तो वैभव के अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लेगा, तो टू बैंक, वैभव का बैंक कम हो जाएगा 1 लाख से। और वैभव अब किससे पैसे लेगा, रोशन से, तो रोशन को अपना डेटर बनाएगा, दैट इज रोशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ, वो तो कैंसिल हो जाता है, डिसऑनर होने के बाद तो कैंसिल हो गया, उसका कोई मतलब नहीं रहा। जैसे चेक डिसऑनर हो जाए, उस पर एक बार लिख दिया कैंसिल हो गया तो हो गया, ठीक है। हालांकि डिसऑनर चेक जो बाउंस कोई टेक्निकल रीजन वैसे आता है तो वो वापस भी लगा सकते हो आप, ऐसा नहीं होता कि एक चेक एक बार ही लगता है, ठीक है, चेक के केस में। बट यहाँ पे तो वो रीजन लिख देते हैं कि डिसऑनर हो गया तो भी। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू वैभव, सेम एंट्री यहाँ पर कि अब पैसा किसको देना है, वैभव को देना, तो वैभव को क्रेडिटर बना लिया। और अगर आपके पास नोटिंग चार्जेस की बात है तो ये इंपॉर्टेंट केस है, ये समझ लो कि बैंक नोटरी को कौन अपॉइंट करेगा, बैंक, जिसके पास BR होता है वो अपॉइंट करता है, तो बैंक ने अपॉइंट कर लिया। बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे करे 100 रुपए के, तो अब ये बैंक तो किससे रिकवर कर लेगा, अगर रोशन पेमेंट नहीं कर रहा है तो वैभव से रिकवर करेगा। तो वैभव के अकाउंट से कितने पैसे डिडक्ट करेंगे, 1,00,100। और वैभव क्या सोचेगा कि मुझे इतने रुपए किससे लेने हैं, रोशन से लेने हैं, तो रोशन को अपना डेटर बनाएगा, दैट इज रोशन डेबिट टू बैंक। क्लियर यहाँ तक? 1,00,100, 1,00,100 विजुअलाइजेशन करोगे तो बहुत आसान है। और रोशन क्या सोच रहा है, BP लाइबिलिटी नहीं है, BP अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस खर्चा है, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, पैसा कितना देना है वैभव को, टू वैभव क्रेडिटर बना लेंगे, और कितना देना है, 1,00,100 देना है। बहुत सिंपल है, बेसिक बेसिक जर्नल एंट्रीज, ठीक। अब तीसरा केस आ गया हमारे पास, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। एंडोर्समेंट का मतलब ही क्या होता है, अपना राइट ट्रांसफर कर देना किसी और को। एंडोर्समेंट सिर्फ राइट का होता है, ध्यान रखना, लाइबिलिटी का नहीं होता कभी भी। एंडोर्समेंट आप लॉ में भी पढ़ेंगे, एंडोर्समेंट होता है कि आपके पास कोई राइट था, वो राइट आपने किसी और को दे दिया, आप लाइबिलिटी किसी और को नहीं दे सकते हैं। तुम कह दो कि सर मेरी फीस जो है वो कोई भी डॉन भाई है आपका, उससे ले लेना सर, है ना, हो सकता है, हाँ, कोई भी डॉन है, मेरी फीस सर उसी से ले लेना आप। अब कोई मुन्ना भाई से आप कह रहे हो कि भाई मुन्ना भाई से फीस ले लेना, अब इतनी हिम्मत कि हम मुन्ना भाई से फीस ले लें, बताओ। फिलहाल ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, समझने की बात ये है कि आप अगर ये कह दो कि नहीं ये जो पैसा है वो आप मुन्ना भाई से ले लेना, मेरी फीस मेरे से मत बात करना, तो ऐसे सिचुएशन में
क्या आप लाइबिलिटी, मैं तो आपको कहूंगा ना भाई मैं तो तुम्हें जानता हूं, मैं तो तुमको सर्विस दे रहा हूं, मैं मुन्ना भाई को क्यों जानता हूं, मैं तुम्हें सर्विस नहीं दूंगा। बात समझ में आ गई? तो ऐसी सिचुएशन होती है। तो मैंने आपको ये बताया कि हमेशा जो एंडोर्समेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ राइट का होता है। लाइबिलिटी का कभी भी, आपके पास जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटी है, उसका कभी भी एंडोर्समेंट नहीं हो सकता। आप ये कह सकते हो कि आपको पैसा मिलने वाला था कोई किसी से, आप ये कह सकते हो मुझको ना दे के मेरी गर्लफ्रेंड को दे दो, आप ये जरूर कह सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? और गलती से तुमने ये कह दिया कि गर्लफ्रेंड को, अच्छा लाइबिलिटी पैसा गर्लफ्रेंड से ले लेना, फिर देखो क्या होता है। ठीक है, ये देखो पहले ही तलाक की बात कर रहा है, कुछ हुआ नहीं उससे पहले तलाक कह रहा है। कैसे कैसे बच्चे हैं। तो ये लॉ के अंदर बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स बनेंगे वहां पर। ठीक, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो अब इसमें तीन पार्टी आएंगी आपके पास में, तो देखते हैं जरा। तीन पार्टी के हिसाब से थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं पहले। यहाँ पे टेढ़ी होगी ना, वो तो ठीक है। मैं तो ये देख रहा था ये टेढ़ी क्यों हुई, कोई बात नहीं, अपने यहाँ सही होनी चाहिए। वीडियो में थोड़ा बहुत एंगल एक्चुअल में वो थोड़ा सा रहता है टेढ़ा, बिल्कुल। इस अभी भी टेढ़ा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा टेढ़ा है। अब सही है, अब सही है। हाँ, वो दूसरे वाले में आता है, वो इससे भी समझ में आ जाता है ना आपको। ये ऐसे बताता है सिलेक्शंस, ये ऐसे बताता है। अब समझ में आ गई बात, समझ में आया, आप समझ में आ गई बात। देख रहे प्रैक्टिस से क्या क्या होता है, सोचा है इसके बारे में तो ये भी समझ में आ गया कि अच्छा ऐसा कर लेते हैं, करोगे तो ऐसा होगा। देखो जरा, अब फिर दोबारा से स्टार्टिंग से एंट्री फिर दोबारा करते हैं। अब इसमें तीन पार्टीज आएंगी। तो पहले यहाँ पर अपन लिख लेते हैं वैभव, यहाँ रोशन, और यहाँ पे उदय, उदय सिटी। ठीक है, हाँ। सेल की एंट्री, रोशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 लाख। रोशन परचेज की एंट्री करेगा स्टार्टिंग में, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किया, क्रेडिटर वैभव। ये बात आपको समझ में आ गई? उदय इस चीज़ की कोई एंट्री नहीं डालेगा। ये बात आपको समझ में आ गई कि उदय कोई एंट्री नहीं डालेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, बी आर लिखेगा वैभव, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू। अब डेटर जो है वो कन्वर्ट हो गया, तो डेटर एसेट नहीं है, टू रोशन 1 लाख, 1 लाख। और रोशन के लिए अब क्या होगा, वैभव क्रेडिटर किस में कन्वर्ट हो गया, बीपी में, तो क्रेडिटर लाइबिलिटी नहीं है, अब बीपी लाइबिलिटी है 1 लाख। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आप? ठीक, नेक्स्ट। यहाँ तक तो नॉर्मल दो एंट्रीज होती हैं जो बार बार हो रही हैं। अब क्या होगा कि बी आर लिखे, बी आर लिखने तक की बात हो गई। अब उदय जो है वो वैभव से पैसे मांगता है। तो वैभव कह रहा है कि भाई पैसा तो नहीं है, लेकिन यह है कि रोशन से पैसा मिलेगा, बी आर 2 महीने बाद मिलेगा पैसा, तो मैं बी आर दे सकता हूँ, 2 महीने बाद पैसा रिसीव कर लेना। तो वैभव ने एंडोर्स कर दिया अब बी आर किसको, उदय को। तो एंट्री क्या होगी, डेबिट द रिसीवर, उदय डेबिट, और क्या चला गया, अब बी आर चला गया टू बिल्स, बी आर एसेट नहीं रहा, और अब उदय लाइबिलिटी नहीं रही, क्रेडिटर नहीं रहा। आप सोचो कि उदय पहले पैसे मांगता था वैभव से, तो इसका मतलब उदय क्या था, क्रेडिटर था वैभव का। अब वो क्रेडिटर लाइबिलिटी नहीं है, तो उसको क्या करेंगे अपन, डेबिट करेंगे। दिस इज 1 लाख, 1 लाख। इस बात से रोशन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एंट्री नहीं होगी। और यहां पर उदय के पास क्या आ गया, बी आर आ गया, तो बी आर एसेट है, एसेट बढ़ेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला, क्रेडिट द गिवर वैभव। बात समझ में आ गई? यहां तक तो हो गई एंट्री, ये बात समझ में आई आपको? ठीक, अब देखें आप, अब क्या आएगा, ड्यू डेट की बात आ गई। ये क्या था, एंडोर्समेंट। अब ड्यू डेट पे पहला केस क्या हो सकता है आपके पास, ओनर। ड्यू डेट पर पेमेंट कर दी रोशन ने, तो रोशन के लिए अब लायबिलिटी क्या नहीं है, बीपी लायबिलिटी
नहीं है। बीपी अकाउंट डेबिट टू, क्या चला गया, बैंक से पैसा गया टू बैंक अकाउंट। अच्छा, पेमेंट रिसीव कौन करेगा, रोशन पेमेंट करेगा, तो पेमेंट रिसीव उदय करेगा। वैभव का कोई लेना देना नहीं है बीच में पेमेंट के, डायरेक्ट पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब बी आर एसेट नहीं रहा, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है। अब देखो आप, ये तो हो गया ओनर का केस। ओनर के केस में कोई डाउट कि डायरेक्ट रोशन ने पेमेंट करी तो बीपीएस की लाइबिलिटी नहीं है, तो बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा गया। और उदय पेमेंट रिसीव करेगा क्योंकि बीआर किसके पास है, उदय के पास है, तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, और अब बीआर हमारा एसेट नहीं रहा तो टू बीआर। ठीक। अब बात आ गई डिसओनर। डिसओनर में विदाउट नोटिंग चार्जेस, बिना नोटिंग चार्जेस के। अब आप सोचो, यहां से चलते हैं अपन, उदय का क्या ये अब बीआर एसेट रहा? जब पैसा नहीं मिलता है तो बीआर तो हम कैंसिल करते ही करते हैं, तो बीआर एसेट नहीं रहा, तो ये पैसा उदय किससे लेगा अब? उदय तो यही कहेगा ना, भाई वैभव मैं तो तुझको जानता हूं, मैं रोशन को नहीं जानता। बात समझ में आई? 1 लाख। और वैभव क्या सोचेगा कि अब पैसा देना किसको है, उदय को, तो क्रेडिटर किसको बनाएगा, उदय को क्रेडिटर 1 लाख से। और पैसा लेना किससे है, वैभव को, तो उसको अपना क्या बना लेगा, डेटर। डेटर बनाने के लिए डेबिट। ठीक है। और रोशन तो वही सोचेगा कि बीपी लाइबिलिटी नहीं रही अब, और अब पैसा देना किसको है, वैभव को देना है, तो वैभव को अपना क्या बनाएगा, क्रेडिटर। बताओ। इसके बाद लास्ट केस इसमें क्या आया आपके पास, डिसऑनर विद नोटिंग चार्जेस। अब ये बताओ, नोटरी को अपॉइंट कौन करेगा, उदय, तो नोटिंग चार्जेस भी कौन पे करेगा, उदय पे करेगा। तो अब उदय कह रहा है कि बीआर एसेट नहीं है, कितने का, 1 लाख। ऊपर से उदय को क्या पे करना पड़ गया, टू कैश और बैंक नोटिंग चार्जेस। तो उदय क्या सोचेगा, किससे रुपए लूंगा, वैभव से। कितने रुपए, 1,01,100। ठीक। और वैभव क्या सोचेगा, पैसा देना किसको है, कितने रुपए देने हैं, 1,01,100। लेने किससे हैं, कितने लेने हैं, 1,01,100। और रोशन के लिए अब बीपी लाइबिलिटी नहीं रही। क्या नोटिंग चार्जेस का खर्चा किसका है, रोशन का ही है, तो नोटिंग चार्जेस अपनी बुक में ये डेबिट करेगा। दिस इज 100। टू किसको देने हैं, वैभव को, तो वैभव क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया। बताओ, क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट, ये वाली एंट्रीज भी कंप्लीट हो गई, थर्ड केस भी क्लियर हो गया, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो ये आपके पास एंडोर्सी है, ये मैं लिख भी देता हूँ, ये है एंडोर्सी। वैभव जो है वो क्या है आपके पास, ड्रॉअर या एंडोर्सर, एक जगह यूज करना पड़ेगा तो इस वजह से बता दिया। और रोशन क्या है, ड्रॉई। अच्छा, इस केस के अंदर पेई कौन है, अगर पैसा मिल जाए, ओनर हो जाए, तो पेई कौन है, उदय। और पिछले वाले केस में जब बैंक पैसा रिसीव कर रहा था तो पेई कौन था, बैंक। बात समझ में आ गई? क्लियर यहां तक? लास्ट केस बचा है आपके पास अब, चलें आगे। केस नंबर 4, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। वैभव एंड रोशन दो ही बनानी है। बताओ, सबसे पहले किसकी एंट्री करेंगे, वैभव ने सेल करी है, तो रोशन टू सेल्स, 1 लाख रुपए की सेल करेंगे। और रोशन परचेज की एंट्री करेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर वैभव। ठीक है। अब देखो, आप उसके बाद बीआर लिखेगा कौन,
वैभव, वैभव बी आर लिखेगा और एक्सेप्ट कौन करेगा, रोशन। तो एंट्री क्या बनेगी आपके पास, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, डेटर कन्वर्ट हो गया। अब पैसा रोशन से ना मिलकर बी आर के अगेंस्ट मिलेगा, और रोशन क्या कहेगा कि अब वैभव लाइबिलिटी नहीं है, क्रेडिटर कन्वर्ट हो गया बीपी में, टू बिल्स पेबल। ठीक, अब क्या होगा, जैसे ही वैभव के पास ऐसे बीआर आते हैं तो वैभव क्या करता है, इन बीआर को बैंक के पास भेज देता है कि आप इनकी ड्यू डेट पर इनको कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर देना। तो बैंक क्या करेगा, यहाँ पे वैभव क्या एंट्री करेगा कि हमने बीआर भेज दिए हैं कहाँ पर, बैंक में। तो अब बीआर जा रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या अब हमारे पास बीआर एसेट नहीं रहा, और अब एसेट क्या बन जाएगा, एक नया हेड बनाएंगे, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। 1 लाख रुपए का आपके पास बीआर था, वो बीआर चला गया और बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट। अब सोचो, इस बात से इसको कोई फर्क पड़ेगा क्या रोशन को कि उसने बैंक में भेज दिए, नहीं। ठीक है, अब आएगी ड्यू डेट। ड्यू डेट पे पहला केस, ऑनर ऑफ द बिल, अगर पेमेंट मिली तो अब सोचो आप, रोशन ने पेमेंट कर दी तो बैंक को पेमेंट मिलेगी, और बैंक क्या करेगा, वैभव के अकाउंट में डिपॉजिट करेगा, तो बैंक बढ़ेगा वैभव का, बैंक अकाउंट डेबिट। और अब क्या एसेट नहीं रहेगा, जो एसेट बना रखा था वो अब एसेट नहीं रहेगा, टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। और रोशन ने पेमेंट कर दी तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स पेबल लाइबिलिटी नहीं रही, तो लाइबिलिटी को कम करने के लिए डेबिट, और पेमेंट कर दी तो बैंक कम हो जाएगा, टू बैंक 1 लाख 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट केस आ गया आपके पास डिसऑनर, डिसऑनर विदाउट नोटिंग चार्जेस। ये बताओ वैभव क्या सोचेगा कि अब क्या एसेट नहीं रहा, एसेट किसको बना रखा था अपन ने, बिल सेंट फॉर कलेक्शन को, तो क्या पैसा मिलेगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन से, नहीं, तो उसको कैंसिल करेगा। और अब पैसा लेगा किससे, रोशन से, तो डेटर किसको बनाएगा, रोशन को, रोशन डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ठीक है, यहां पर भी क्या होगा आपके पास, रोशन के क्या एंट्री डालना है यहाँ पर, बीपी लाइबिलिटी नहीं है, और अब पैसा किसको देना है, वैभव को देना है, तो वैभव को अपना क्रेडिटर बना लिया, दिस इज 1 लाख। इसके तो एक ही एंट्री हो रही है बार बार। ठीक है, और लास्ट केस डिसऑनर विद नोटिंग चार्जेस। देखो जरा, नोटिंग चार्जेस, मुझे ये बताओ अपॉइंट कौन करेगा नोटरी को, बीआर किसके पास है, बैंक के पास, तो अपॉइंट कौन करेगा, बैंक। क्लियर है, तो पे भी कौन करेगा, बैंक। लेकिन हाँ, वही है, कटेंगे, बैंक उसके अकाउंट से काट लेगा, वैभव का खर्चा है इस वजह से, वैभव से ही तो लेगा बैंक। तो यहां पर आएगा कि टू, क्या एसेट नहीं रहा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, और बैंक ने जो नोटिंग चार्जेस पे करे होंगे वो तो बैंक वैभव के अकाउंट से ही काटेगा। 1 लाख रुपए तो ये एसेट नहीं रहा, 100 रुपए बैंक ने काट लिए नोटिंग चार्जेस के, तो अब रोशन से कितने रुपए लेने हैं, 1 लाख 100। यहाँ पर वही होगा कि बीपी लाइबिलिटी नहीं रही, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, किसको देना है, वैभव को, क्रेडिटर बना दिया। 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी कैंसिल, 100 रुपए नोटिंग चार्जेस, वैभव को देने 1 लाख 100। देख लीजिए, बहुत इजी चैप्टर है, अगर जर्नल एंट्रीज आती हैं तो, थोड़ा लॉजिक पता है तो, और ट्रांजेक्शन को विजुअलाइज कर पाओ हो क्या रहा है, किसके पास बीआर है, कौन नोटिंग चार्जेस पे कर रहा है, किससे लेगा, जनरल सिचुएशन में अगर वैसे याद करेंगे तो बहुत मुश्किल चैप्टर है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। नोटिंग चार्जेस पे करने का वो तो डिसऑनर होगा तब भी दोबारा से ही होता है, बट दोबारा बिल बनाए ना बनाए वो मर्जी है।
बट ये हमें एसेट नहीं रहा ना, बीआर तो हम पहले कैंसिल कर चुके थे। अब हमारी बुक्स में एसेट क्या था, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो जब हमें पैसा नहीं मिलेगा तो हम अपने एसेट को कैंसिल करेंगे कि बिल सेंट फॉर कलेक्शन अब हमारा एसेट नहीं रहा। अब हम पैसा किससे लेंगे, रोशन से लेंगे। इसमें कोई डाउट? तो इलस्ट्रेशन 8 तक कंप्लीट हो गया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट। एंट्रीज देख सकते हैं आप। एकोमोडेशन बिल, तो दो तरीके के बिल होते हैं। एक तो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस की वजह से होते हैं कि आपने सेल परचेज करी है, एक दूसरे से पैसा मांगते हैं, इसलिए बीआरबीपी लिख रहे हैं, तो उसको तो बोलते हैं हम ट्रेड बिल। और एक होता है कि जस्ट एक दूसरे को फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, उसको बोलते हैं हम एकोमोडेशन बिल। ठीक है। अब इसमें तो कुछ खास ऐसा है नहीं, एक क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है इसका। तो आपके पास हमने कहा बिल्स ऑफ एक्सचेंज या बिल्स दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है आपके पास ट्रेड बिल, एक होता है आपके पास एकोमोडेशन। ये क्यों होता है ट्रेड बिल? ड्यू टू, या हम कह सकते हैं फॉर कमर्शियल ट्रांजैक्शंस। कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के लिए यहां पे जो पार्टीज थी वो पहले से डेटर और क्रेडिटर थी। हाँ, वो यही था। तो बिल कौन लिखता है, डेटर या क्रेडिटर? ठीक है, क्रेडिटर्स रो बिल, डेटर्स। जबकि एकोमोडेशन बिल के इसके लिए होते हैं फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब ये फाइनेंशियल असिस्टेंट एक पार्टी की भी हो सकती है, मतलब हम कह सकते हैं फॉर बेनिफिट ऑफ वन पार्टी, और ये दोनों की भी हो सकती है फॉर बेनिफिट ऑफ, फॉर म्यूचुअल बेनिफिट बोथ पार्टी। अब आप एक बात को समझना, मान लो कि मुझे पैसे की जरूरत है, मैंने पैसा मांग लिया कि मुकुल पैसा दे दो। मुकुल कह रहा है कि सर पैसा तो नहीं है, लेकिन दिल से चाहता हूं आपकी मदद करना। तो मुकुल ने कहा कि सर ऐसा करो, आप एक बिल लिख दो, मैं एक्सेप्ट कर दूंगा, भरोसा है आप पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक बिल लिखें, मैं इसको एक्सेप्ट कर दूंगा। देखो, पैसा नहीं था मुकुल के पास, लेकिन मुकुल ने क्या कह दिया कि आपकी, हाँ, दिल से चाहता हूं मैं आपकी मदद करना, तो कोई बात नहीं, आप एक बिल लिख दो। ठीक है। तो मैंने बिल लिखा, 1 लाख रुपए की जरूरत थी, तो मैंने 1 लाख रुपए का बिल लिख दिया। अब मुकुल ने उसको एक्सेप्ट कर दिया, तो अब वो मुकुल के लिए क्या बन गई है, लाइबिलिटी बन गई। अब आप देखते जाना, पहली एंट्री क्या हो गई, मेरे केस में मैंने क्या एंट्री कर दी, बीआर अकाउंट डेबिट टू मुकुल 1 लाख रुपए। जस्ट एग्जाम्पल समझते हैं। और मुकुल ने क्या एंट्री कर दी होगी, एचपी डेबिट टू बीपी 1 लाख। यहां तक बात समझ में नहीं? कोई जरूर थोड़ी ना, डायरेक्ट क्रेडिटर बना लिया मेरी बुक्स में, मतलब ये हुआ कि मुकुल मुझसे पैसा मांग रहा है ना अभी 1 लाख, मैंने अपना क्रेडिटर बना लिया ना मुकुल को। एक तरफ बीआर बनाया, दूसरी तरफ मैंने मुकुल को क्या बना लिया, अपना क्रेडिटर, कि मुकुल मुझसे क्या चाहता है, 1 लाख रुपए मैंने मुकुल से ले रखे हैं। इसका मतलब ये हुआ। और यहां उल्टा हो गया कि मुकुल को यह है कि एचपी से मिलेंगे, मुझसे पैसे मिलेंगे मुकुल को। बात समझ में आ गई? क्लियर यहां तक? अब देखो जरा, अब ये तो हमने कर लिया स्टार्टिंग में, मान लो आज बिल लिखा या 1 जनवरी को बिल लिखा, 2 महीने का बिल था। अब तारीख आ गई आपके पास 4 मार्च। अब पैसा किसको देना पड़ेगा, है ना? अच्छा, इस पैसे का यूज तो तब होगा ना जब मैं इसको डिस्काउंट कराऊंगा। देखो, तो पहले तो मैं इसको डिस्काउंट करा लेता हूं, तो मैंने आज इसको डिस्काउंट करा लिया। बैंक अकाउंट डेबिट 99,000 में, डिस्काउंट डेबिट 1,000 रुपए टू बीआर 1 लाख। ये बात समझ में आई? मुकुल इसकी कोई एंट्री नहीं डालेगा। अब आ गई ड्यू डेट 4 मार्च 2022। अब क्या होगा मुझे अब बताओ, अब क्या होना चाहिए? पैसा कौन देगा, किसको देगा, मुझे कुछ करना है? अच्छा, तो अब ये बताओ मुकुल ऐसा काम करेगा कि नहीं करेगा?
सोचो, मैंने पैसा यूज कर लिया 99,000, अब ड्यू डेट पर मुकुल को पैसा देना पड़ेगा बैंक को। क्या मुकुल अपनी जेब से देगा? मुकुल कहेगा सर मैंने तो आपकी मदद करी थी, वो भी दिल से मदद करी थी, आप तो धोखा दे गए। जहां जहां दिल लगता है वहां धोखा ही मिलता है। बिल्कुल। अब बात बताओ आपके हिसाब से होना क्या चाहिए? मुकुल क्या कहेगा कि सर बैंक को पैसा देना है तो आप मुझे पैसा दे दो। बताओ मांगेगा कि नहीं मांगेगा कि भाई बैंक को तो देना है, मैंने तो आपकी हेल्प करी थी कि आपका काम चल जाए, तो अब आप मुझे पैसा दे दो और मैं बैंक को दे दूंगा, हिसाब किताब सबका क्लियर हो जाएगा। यही बात समझ में आ रही है? अब मैं मुकुल को कह रहा हूं मुकुल 99,000 लो। मैंने मुकुल को कितने दे दिए? भाई बैंक से मुझे कितने मिले थे? 99,000। तो मैंने मुकुल को कितने पकड़ा दिए? 99,000। अब मुकुल को फिर दिक्कत हो गई। मुकुल कह रहा है कि सर मेरे को तो बैंक को 1 लाख देने हैं, आपको 99,000 मिले होंगे, मुझे 1 लाख देने। ये 1,000 रुपये मैंने पैसा थोड़ी ना यूज किया है, पैसा यूज किसने किया? आपने किया। तो ये 1,000 भी कौन बियर करेगा? आप ही बियर करेंगे। तो मुझे तो कितना दो, 1 लाख रुपए दो, मैं बैंक को देकर पीछा छुड़ा लेता हूं, फिर दोबारा दिल नहीं लगाऊंगा। आगे बात समझ में? तो अब क्या करना पड़ेगा? ड्यू डेट पर आपके पास पैसा देना पड़ेगा मुझे मुकुल को, तो अब मैं मुकुल को पैसा दूंगा तो एंट्री क्या होगी? रिसीवर टू बैंक 1 लाख, और मुकुल के पास पैसा आएगा बैंक टू एचपी, कोई दिक्कत इसमें? 1 लाख। और अब आपके पास पेमेंट करेगा मुकुल बैंक को, तो बैंक को पेमेंट करेगा तो बीपी कैंसिल, बीपी टू बैंक। अब आप देखो सारे बैलेंस मैच हो गए। अब देखो मुकुल का बैलेंस क्लियर हो गया, यहाँ क्रेडिट था यहाँ डेबिट हो गया, बात खत्म हो। क्लियर है? तो ये आपके पास ऐसा ऑपरेट, मतलब इस तरीके से ट्रांजेक्शन होती है एकोमोडेशन बिल में। हाँ भाई, ट्रांजेक्शन को देखो, ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। इनको जब आप समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी ये ट्रांजेक्शन्स वगैरह क्या हो रही हैं, विजुअलाइजेशन अगर होगा तो। अगर यहां पर एक एक चीज का लॉजिक आ गया कि मुकुल को 1 लाख रुपए क्यों दिए, उसका लॉजिक आ गया कि मुकुल डायरेक्ट कह रहा है कि सर मैंने तो 1 लाख रुपए, मुझे तो बैंक को 1 लाख देने, मैंने तो बिल एक्सेप्ट ही किया था, तो मैंने यूज थोड़ी ना किया। यूज किसने किया? पैसा आपने किया। तो पैसे का जो डिस्काउंट हो गए चार्जेस, वो भी कौन बियर करेगा? आप ही बियर करोगे। अच्छा, ये तो केस आ गया आपके पास, एक के केस में ये आ गया। अब अगर हमने ऐसा किया होता, 50-50 कर लेते हैं, उसको भी जरूरत थी मुझे भी जरूरत थी, तो उस केस में हम 50-50 भी कर सकते थे। अब अगर बैंक से मैंने मान लो बीआर लिखा और 50,000 रुपए हमने डिसाइड किया था कि 50% मुकुल ले लेगा और 50% मैं रख लूंगा, तो अब मुझे ये बताओ 1 लाख के बिल को डिस्काउंट करा लिया कितने में? 99,000 में। यहां तक बात समझ में आई? तो अगर मैं दूसरा केस ये बना रहा था आपके पास कि सिचुएशन अगर ऐसी होती, सिचुएशन अगर ऐसी होती कि हमने 50-50 करने का सोचा होता, तब ये क्या एंट्री होती? तब सोचो आप। तो ऐसी सिचुएशन में अब देखो जरा, मैंने बीआर लिखा होता, बीआर अकाउंट डेबिट टू मुकुल 1 लाख, 1 लाख। मुकुल क्या कहता कि मुकुल एंट्री क्या करेगा? एचपी डेबिट टू बीपी 1 लाख, 1 लाख। बहुत सिंपल है, 1 जनवरी 22। अब क्या हुआ? मैंने डिस्काउंट करा लिया, बैंक डिस्काउंट टू बीआर, 1 लाख का बीआर गया, 99,000 में डिस्काउंट, 99,000 बैंक में आ गया और 1,000 रुपये डिस्काउंट। कोई नहीं। अब क्योंकि हम दोनों को जरूरत थी पैसे की, तो उसने कहा 50% मुझे दो सर। तो 50% मैं आज की डेट में मुकुल को दूंगा, तो एंट्री क्या करूंगा? मुकुल रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर टू बैंक। मुकुल कह रहा है कि सर 50,000 दो, 50%। तो 50,000 तो देने हैं मुकुल को, वो 50,000 बैंक से कैश मांग रहा है कि 50,000 तो दूंगा, 50,000 नहीं। क्यों? क्योंकि जो ये 1,000 रुपये जो डिस्काउंट है,
ये तो 1 लाख के ऊपर था, तो जब मैं 50% यूज कर रहा हूं तो मैं तो 50% ही बियर करूंगा। उस केस में मैं मना कर दूंगा कि भाई ऐसे कैसे, यूज आधा तू कर रहा है तो तेरे को भी देना पड़ेगा। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 49,500 तो मैं पे करूंगा। और बाकी का जो ये डिस्काउंट मैंने डेबिट किया था, क्या ये मेरा खर्चा है? नहीं। कितने रुपए का मेरा खर्चा नहीं है? 500 का। तो अब देखो मेरी बुक्स में ऑटोमेटिक डिस्काउंट रह गया 500। यहां पे मुकुल एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, मुकुल का ये डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डेबिट टू टू HP। यहां पर कितना आ गया आपके पास, 49,500, 500 एंड, अब देखो ड्यू डेट आ गई, अब आ गई 4 मार्च। अच्छा मैंने डिस्काउंट करवा रखा है बैंक से, तो अब मुकुल ड्यू डेट पर किसको पे करेगा, बैंक को। कितने रुपए, 1 लाख का बिल था तो 1 लाख ही पे करेगा। अब मुकुल कह रहे लाओ सर 1 लाख। अब बताओ, अब क्या कहूंगा मैं, भाई 50,000 तो पहले दे चुका हूं, अब कितने दूंगा, 50,000। अच्छा मैं अब कह रहा हूँ 49,500, 49,500। तो मुकुल क्या कहेगा, आपने सर ये यूज किया था तो 500 का डिस्काउंट भी आपको ही तो बियर करना पड़ेगा। तो अब मुझे मुकुल को कितने देने हैं, 50,000। अब वैसे बैलेंस भी निकाल सकते हैं। तो देखो मुकुल का 1 लाख यहाँ पे था और डेबिट कर दिया 50,000, तो बैलेंस कितना आ रहा है, 50,000। तो मतलब मुझे अब मुकुल को 50,000 पहले देने पड़ेंगे और तब जाकर मुकुल बैंक को पेमेंट करेगा 1 लाख। क्योंकि मैं 50,000 तो मुकुल को ऑलरेडी दे चुका था, तो अब दोबारा एंट्री नहीं होगी। तो अब फिर देने की एंट्री हो जाएगी, मुकुल डेबिट टू बैंक 50,000। यहाँ पर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू HP 50,000। और अब ये एंट्री करेगा, BP को कैंसिल करेगा, BP अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना पेमेंट करेगा, 1 लाख। अब देख लो हिसाब किताब सब कुछ क्लियर हो गया। क्लियर हुआ, ये दोनों केस समझ में आ गया आपको। इसमें थोड़ी सी और लेवल बढ़ाएगा एक क्वेश्चन में, जहां पर ड्यू डेट पर पैसा नहीं है। मुकुल कह रहा है सर 50,000 नहीं, एक बिल और लिखो। या मैंने कह दिया मुकुल को कि नहीं मुकुल अभी भी पैसा नहीं है 50,000, तो मुकुल कह सकता है कि एक बिल और लिख दो, आज उसको मैं डिस्काउंट करा लेता हूं, आप एक्सेप्ट कर लेना, मैं डिस्काउंट करा लेता हूं, पैसा आएगा उससे भर देंगे। अब उस बिल के ऊपर जो डिस्काउंट है, सोचो आप एक बात समझना, अब 50,000 मुझे देने थे ड्यू डेट पर और मेरे पास पैसे हैं नहीं, तो मैंने मुकुल को मना कर दिया। अब मुकुल कह रहे हैं सर एक बिल और लिख लेते हैं, अब मैं लिखता हूं आप एक्सेप्ट कर लेना और फिर मैं डिस्काउंट करा लूं। अब मुकुल उसको जो डिस्काउंट कराएगा, तो जितने रुपए मेरे को मुकुल को देने थे 50,000, तो उस 50,000 पे भी तो कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस लगे होंगे। तो वो डिस्काउंटिंग चार्जेस कौन बियर करेगा, मुकुल बियर करेगा या मैं बियर करूंगा, मुझे बियर करना पड़ेगा। बस यही एक लॉजिक है जो आपको सीखना है एक क्वेश्चन के अंदर। बाकी आपके पास चैप्टर भी कंप्लीट और कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट है आपके, बहुत लॉजिकल है अगर समझ कर किया जाए तो। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर लास्ट में जो अमाउंट निकालना है वो कैसे निकालना है, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो क्वेश्चन को। एक्स ने BR लिखा, तो BR अकाउंट डेबिट टू Y, इसके लिए X टू BP। इसने इस BR को डिस्काउंट करा लिया, तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR। 30,000 का BR चला गया, कैश इसको कितने मिल गए, 28,800 मिल गए, 1,200 रुपए डिस्काउंट। अब आपको देखना था कि इसमें से इसने 9,600 पे किए हैं, तो आपको डिस्काउंट चार्ज निकालना पड़ेगा। तो आपने कहा 28,800 में से अगर आप कितना पे कर रहे हो, 9,600, कितना प्रपोर्शन, उतना ही प्रपोर्शन आपको बियर करना पड़ेगा डिस्काउंट चार्ज का। तो ये आपके पास 1/3 पे कर दिया आपने, तो डिस्काउंट चार्ज भी कितने आपको बियर करने पड़ेंगे, 1/3। तो 400 डिस्काउंट आ गया, तो टोटल कितना आ गया, 10,000। ये एंट्री में कोई डाउट, तो मतलब 30,000 का BR था, उसमें से आपके पास में देखो यहां पे क्या बनाया आपने कि एक्स को कितने रुपए देने थे, वाई को क्रेडिटर कितने से बनाया, 30,000। उसमें से ये कितने दे चुका है, 10,000। कितने और देने हैं, 20,000। लेकिन क्या ये ड्यू डेट पर 20,000 दे पाया कि नहीं दे पाया, नहीं दे पाया। उसकी वजह से इसको एक नया बिल लिखना पड़ा। तो नया बिल लिखा, BR अकाउंट डेबिट टू X Y टू BP। इसने इसको डिस्काउंट करा लिया, बैंक डिस्काउंट टू BR, अमाउंट दे रखा था, डिस्काउंट आ गया। अब इसने कितने रुपए पे करे, इसको 6,740। तो आपको फिर डिस्काउंट निकालना है यहां पर, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या देखना है
इस 40,110 में से एक्स ने कितना यूज किया? तो एक तो एक्स को जो ये 6740 दे रहे हैं वो यूज किया एक्स ने, और इससे पहले जो 20,000 रुपए देने थे एक्स को और एक्स ने नहीं दिए, वो हमने एक्स के बिहाफ पर बैंक को दिए। तो अल्टीमेटली बैंक ने कितना, एक्स ने कितना यूज किया? 20,000 प्लस 6740। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पहले जितना उसने बैलेंस नहीं दे पाया था वो प्लस 67, अब जो उसको पे किया जा रहा है वो टोटल मिलाकर कितना मिला था कैश? 4110 इंटू में 1890। ये आपको कैलकुलेशन आ जानी चाहिए, किसी को ना आए तो पूछ लो, ठीक है? एक बार घर पे देख लेना, कल पूछ लेना अगर फिर भी दिक्कत हो तो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। इसके बाद ये इसने क्या किया, पहले वाला बीपी तो पे कर दिया, तो बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया। अब आपको क्या सोचना है कि ये इंसॉल्वेंट हो गया, एक्स इंसॉल्वेंट हो गया तो डिसोनर हो जाएगा, तो डिसोनर की एंट्री कर दी आपने, तो इसके डिसोनर की एंट्री क्या हो जाएगी? बीपी टू वाई, इसकी क्या हो जाएगी? एक्स टू बैंक, क्योंकि इसने डिस्काउंट करवा रखा था और अब डिसोनर हो गया तो एक्स टू बैंक। अब लास्ट एंट्री के लिए अमाउंट चाहिए आपको, ठीक है? लास्ट एंट्री के लिए क्या चाहिए आपको? अमाउंट चाहिए। तो आपके पास अमाउंट कैसे आएगा ये देखो आप। तो अमाउंट के लिए आपको ये देखना था, कौन सा क्वेश्चन निकल गया, ये निकल गया। तो इस क्वेश्चन में देखो आपके पास में हमें y को कितने देने थे स्टार्टिंग में? 30,000। कितने दे चुके हैं y को? 10,000। तो कितने और देने थे? 20,000। और 20,000 देने थे लेकिन अब उससे वापस और कितने मिल गए? 8,000। तो ये बताओ, 20,000 देने थे, 8,000 और मिल गए, तो मतलब अब हमें उसको कितने देने हैं वापस? 28,000। तो 28,000 देने थे, जिसमें से 50% अपन ने दे दिए, दैट इज टू बैंक, और बाकी का 50% टू डेफिशिएंसी। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 बार आ चुका है, शायद 10 मार्क्स में यही क्वेश्चन आ रहा है आपका, ठीक? अब आपके पास बच गया लास्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 12। ये मैं करा रहा हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 12। अनिल ड्रोज अ बिल फॉर ऑन संजय फॉर रुपीज 9,000 on 5th of April 19 for 3 months, which Sanjay returns it to Anil after accepting। इसने एक्सेप्ट करके वापस कर दिया। अनिल गेट्स इट डिस्काउंटेड विद द बैंक। इसने बिल लिखा, इसने एक्सेप्ट कर कर इसको वापस दे दिया। इसने इसको डिस्काउंट करा लिया, डिस्काउंटेड फॉर ₹8820 ऑन 8th of April 2019। 3 दिन बाद ही कराया, तो वही बात है। रेमिट्स 1/3 अमाउंट टू संजय, जो भी पैसा आया उसमें से 1/3 पेड टू संजय। ऑन द ड्यू डेट अनिल फेल्स टू रेमिट द बैलेंस। ड्यू डेट पर ये फेल हो गया, अनेबल टू पे। वही क्वेश्चन है, देख लो। बट ही एक्सेप्ट्स अ बिल। अब इसने एक बीआर लिखा, इसके पास ये बीपी आ गया, कितने रुपए का? 12,600 फॉर 3 months विथ संजय डिस्काउंट। इसने डिस्काउंट करवा लिया और ₹12,330, और इसने इसको रेमिट पर किया, पेड ₹2,220 टू अनिल। मैच्योरिटी से पहले अनिल जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया और सिर्फ 50% रियलाइज हो पाया इसके स्टेट से ऑन 15th of October 19। सिंपल एंट्रीज है, सेम क्वेश्चन है, पिछले 2 क्वेश्चन जो किए हैं आपने बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन है। एंट्री करनी है अनिल की बुक्स में, एंट्री करनी है संजय की बुक्स। देखो जरा, आपके पास कहाँ पे कितना लिखा? 1 2 ज़्यादा, 220, 1 2 ज़्यादा लगा दिया ना, ठीक, ठीक है। हिसाब किताब लगाना पड़ता है, ठीक। देखो जरा, अब आपके पास ऐसा करना था, डिस्काउंट तो इसने कराया होगा, सही बात है, बीआर है तो डिस्काउंट इसने कराया और इसी ने पे किया है, ठीक, और वो इंसॉल्वेंट हो गया।
अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले एक एक एंट्री, पूरा क्वेश्चन को देखने के बजाय स्टेप बाय स्टेप चलें। आप एक बार आपने लिख लिया क्वेश्चन और अब इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले बी आर लिखा है, बी आर अकाउंट डेबिट टू संजय। कितने का बी आर लिखा? 9,000। इसने एक्सेप्ट किया है अनिल टू बीपी 9,000 9,000। अब इसने डिस्काउंट करा लिया बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। बी आर चला गया 9,000 का, डिस्काउंट कराया है 8820 180 डिस्काउंट। इस बात से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसने 1/3 पे कर दिया संजय को, संजय डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। 1/3 कितना होता है बताओ? 8820 का 1/3 2940, और इसका सबका 1/3 हो जाएगा। तो इसके पास पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अनिल। 3,000 आए हैं, 2960 और 40। देखो जरा, यहां तक हो गया। अब ड्यू डेट क्या आएगी इसकी? 8 जुलाई ड्यू डेट आ गई। उस दिन ये पैसा नहीं दे पाया बाकी का, तो उस दिन क्या किया इसने? एक बी आर लिखा है, यार टू अनिल। कितने का? 12,600। इसने बीपी एक्सेप्ट किया है संजय टू बीपी। अच्छा, कोई डाउट यहां तक? इसके बाद इसने डिस्काउंट करा लिया बैंक अकाउंट डेबिट जी। कहाँ पे? देखो जरा, 29,406। बाकी सारे सो रहे हैं, ये मैं चेक कर रहा था। मैं तो जानबूझ के कर रहा था ना भाई, मैं तो चेक कर रहा हूँ कि बच्चे कैसे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, कोई दिमाग भी लगा रहे हैं या नहीं भाई। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। डिस्काउंट कराया 12,330 में, हाँ 12,600। कितने का हो गया बताओ जरा? 270। इसका कोई मतलब नहीं। फिर इसने पे कर दिए 2220, और वाई इसको क्या पे किया? अनिल को। अनिल डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। बैंक में तो समझ में आ गया, 2,220 पे करें। डिस्काउंट में कितना आएगा ये बताओ? अच्छा, डिस्काउंट कैसे निकालेंगे सब लोग बताएंगे जरा। अच्छा ये बताओ, पहले 9,000 में से कितने पे कर चुके हैं अपन? 3,000। तो और कितने पे करने थे? 6,000, जो इसने पे नहीं करे, प्लस 2220 डिवाइड बाय टोटल कैश कितना मिला? 12,330 इनटू में डिस्काउंट 270। बताओ कितना आ गया? 180। तो ये कितना आ जाएगा? 2,400। ठीक है, स्लो प्रोसेसर आउटडेटेड हो चुका है। टू संजय, संजय से पैसा मिला है 2,220 180 एंड 2,400। ठीक, यहां तक। अब क्या हुआ? ये इंस्टॉलमेंट हो गया ड्यू डेट पर। तो ड्यू डेट क्या थी इसकी ये बता दो मुझे। नए वाले बिल की ड्यू डेट कितना है? 3 महीने। तो 8 जुलाई से 3 महीने कितना हो जाएगा? 8 अक्टूबर प्लस 3 11 अक्टूबर। तो 11 अक्टूबर को डिसऑनर की एंट्री। ये कौन सा? अनिल और ये संजय डिसऑनर। तो इसके लिए तो बीपी डिसऑनर होगा, बीपी अकाउंट डेबिट। और पैसा किसको देना है अब? संजय को देना है। कितना?
कितने का था बीपी? 12,600 का, 12,600, तो 12,600। और इसके लिए डिसऑनर हो गया तो बैंक तो इसके पैसे, इसके अकाउंट से ले लेगा पैसे, और ये किससे लेगा? अनिल से लेगा। ये बात भी समझ में आ गई होगी। क्या हुआ बता रहा हूं ना। अब क्या हुआ, यहां तक डिसऑनर तक की बात हो गई। अब पैसा पे की बात आ रही है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया और उसने 50% पे किया है। अब पहले तो ये सोचो देना कितना था। तो ये बताओ, इसने 9,000 में से 3,000 तो पहले दे दिए, बचे कितने? 6,000। तो 6,000 देने थे, और इसको और कितने मिल गए यहां पर? 2,400 रुपए। तो इसका मतलब 8,400, 8,400 रुपीज इसको पे करने हैं। तो ये आपको अमाउंट मिल गया, 8,400 पे करने हैं। तो अपन किसको पे करेंगे? संजय को। कितना पे करेंगे? 8,400 टू बैंक एंड टू एफिशिएंसी अकाउंट। कितना? 50%। क्या बात समझ में आई कि पहले 6,000 नहीं दिए थे और 2,400 अब इसने और ले लिए, तो इसका मतलब अब इसको 8,400 देने। तो कैलकुलेशन बहुत आसान है, समझ में आ गया। अब यहां पर पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट। जो नहीं मिला उसको बैड डेब्ट्स कहते हैं। तू किससे मिला है? क्रेडिट द गिवर, अनिल। कितना? 8,400 मिल गया, 4,200 मिल गया, और 4,200 नहीं मिला। अब आप देखोगे तो बैलेंस आपका नील हो जाएगा इनका दोनों का एक दूसरे के बुक्स में। क्लियर यहां तक? क्या हुआ? डिसऑनर करोगे 11 तारीख को, और ये एंट्री कर दोगे 15 अक्टूबर, है ना। बेड डेप्ट वहां थोड़ी नहीं लिखा अपन ने। बेड डेप्ट तो तब होता है, अभी तो हमने सिर्फ जब डिसऑनर हुआ तब तो उसको अपना डेटर बना लिया कि अब हमें संजय से मिलने 12,600, ये मान लिया आपने, ठीक है। लेकिन अब जब ड्यू डेट पे जिस दिन पैसा मिलेगा उस दिन एंट्री करेंगे ना बेड डेप्ट, तो कि अब डूब गया पैसा। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन आपके पास में लगातार दे रखे हैं, ये आपको घर से अच्छे से प्रैक्टिस दोबारा से कर लेने हैं। चलिए, तो आज के लिए अपन इतना ही करेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।